हाजी फतेह मोहम्मद शाह साहब मंच पे तशरीफ फरमा, तमामी पार्टी के ओहदेदारान, जिम्मेदारान, तमामी मेरे मंच पे तशरीफ फरमा शहर से आए हुए हमारी सरपरस्ती करने के लिए तमामी बुजुर्ग हजरात, ताहिरा शेख असीस साहिबा और अभी आप लोगों की मौजूदगी में जो मेरे सामने बैठे हैं साबिक कारपोरेटर, तमामी समाजी कार्यकर्ता, हमारे तमामी साथियों ने जो आज हमारा साथ देने का वादा किया, हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत ली, ऐसे तमाम ही हमारे साथी और इस इजलास के अंदर मौजूद तमामी बुजुर्ग हजरात, तमामी नौजवान साथी, तमामी मेरे मीडिया के तमामी दोस्त और शहर भर से बड़ी तादाद के अंदर नौजवान आए, तमामी हमारे नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत कम वक्त आपको दिया गया था इस इजलास को कामयाब करने के लिए और आप लोगों ने इस इजलास को कामयाब किया। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों ने आज यहाँ पर पार्टी के अंदर शमूलियत ली, ऐसे तमाम ही हमारे साथियों का पार्टी के अंदर इस्तेकबाल करता हूं और उन तमाम ही साथियों से ये वादा करता हूं, ये यकीन दिलाता हूं कि आप लोग इत्मीनान रखें, जो वादा हम लोगों ने आपसे किया है और आप लोगों ने जो वादा हमसे किया है, इंशाअल्लाह उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों और साथियों, मिशन 2024 आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, बोर्ड के ऊपर लिखा है मिशन 2024 असेंबली। सितंबर के अंदर, सितंबर महीने में आचार संहिता डिक्लेयर हो जाएगी, महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे और अक्टूबर में महाराष्ट्र के अंदर और कई राज्यों के अंदर असेंबली के चुनाव होंगे। और आज हम यहाँ पर इस इजलास के अंदर जो हमारे तमाम ही छोटे बड़े, तमाम ही हमारे सरपरस्त, हमारी बहनें जो आज हम यहाँ मौजूद है, यहाँ जमा हुए हैं, हम लोगों को असेंबली का जो मिशन हमारा अपना है उसका लाइमल तैयार करने के लिए, हमारा रूपरेखा तय करने के लिए, दिशा तय करने के लिए आज यहाँ पर हम सब लोग जमा हुए हैं। मुझे याद है कि 1996 में शेख असीस साहब ने पहला आजाद इलेक्शन लड़ा, आजाद उम्मीदवार के तौर पर। अभी असगर अंसारी साहब ने बताया उस वक्त तकरीबन 35,000 वोट शेख असीस साहब ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लिया था। लेकिन उस वक्त भी शेख असीस साहब ने, आज मैं समझता हूं काफी बुजुर्ग है यहाँ पर बैठे, जो उनके वो साथी आज मंच के ऊपर वो साथी बैठे जो 96 का भी इलेक्शन लड़े। हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी शेख असीस साहब ने इलेक्शन हारने के बाद भी
और उस वक्त निहाल अहमद साहब के सामने शेख रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ा। निहाल अहमद साहब की तोती बोलती थी महाराष्ट्र में। हारने के बाद भी शेख रशीद साहब ने हिम्मत नहीं हारी और नए हौसले के साथ शेख रशीद साहब ने मुसलसल 5 साल मेहनत की, शहर के आवाम के बीच में रहे, आवाम के काम किए, मजदूरों के काम किए, गरीबों के काम किए और 1999 का जब इलेक्शन 5 साल के बाद आया तो ये शहर ने शेख रशीद साहब को 29,000 वोटों से कामयाब किया। ये आज 5 साल फिर शेख रशीद साहब तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक बहुत बड़ा अपोजिशन था, निहाल अहमद साहब अपोजिशन में थे, उनके वर्कर बहुत जाबाज थे उस वक्त, लेकिन शहर की आवाम ने दोबारा शेख रशीद साहब को मौका दिया। 2004 में दोबारा शेख रशीद साहब एमएलए बने। फिर 5 साल शेख रशीद साहब ने शहर की खिदमत की और उस वक्त भी शेख रशीद साहब का यही नारा था कि हम सिर्फ वो विकास के नाम पर, डेवलप के नाम पर, तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगेंगे और आखिरी दम तक शेख रशीद साहब ने तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगा। 2009 के अंदर शेख रशीद साहब इलेक्शन हार गए, डिमोलिशन हो गया, नदी के उस पार और इस पार का हल्का बढ़ गया और एक मजहबी क़यादत शहर में तस्लीम किया। मजहबी शख्सियत को, एक मुफ्ती को, एक आलिम को शहर में एमएलए बनाया। शहर का हर फैसला सर आपको पर। मैं आज वो 5 साल पूछना चाहता हूं शहर के आवाम से। मैं शहर के आवाम से वो 5 साल पूछना चाहता हूं कि 2009 से 2014 तक ये शहर को क्या मिला, क्या डेवलप हुआ, क्या तामीर और तरक्की हुई, क्या वादे किए गए। अगर एक आम इंसान अगर नुमाइंदा होता, एक आम इंसान अगर एमएलए होता, अगर वो वादा करता तो हम मान सकते थे कि सियासी लोग वादे से मुकर जाते हैं, लेकिन एक मुफ्ती, एक आलिम ने जो वादा किया था 5 साल वहां पर भी वो नाकाम रहे। मुझको मौका मिला 2014, 2019 तक मैं एमएलए रहा, शहर ने मेरा साथ दिया और मैंने क्या किया ये आप जानते हैं, शहर जानता है, मुझे उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। मिसाल मुद्दूघर आपके सामने, फ्लाईओवर ब्रिज आपके सामने, हिल स्टेशन बना आपके सामने और तालीम के नाम पे जो मैंने किया वो भी शहर के सामने। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 2019 आया, 2019 आया, मैं इलेक्शन हार गया। मैं आज तक परेशान हूं कि मैं इलेक्शन क्यों हारा। और मेरे
तमाम ही मेरे मुखालिफ लीडरान एक मंच पर आए, एक मजहबी शख्सियत को दोबारा मौका दिया, एक मुफ्ती को दोबारा मौका दिया गया, एक आलिम को दोबारा मौका दिया गया और मैं इलेक्शन हार गया, वो जीत गए। उस वक्त भी हमने हार को माना और 5 साल आपके बीच में रहे, 5 साल आपकी खिदमत की हमने। ये 5 साल आपको सोचना है, शहर को सोचना है। मेरे हाथ में मैनिफेस्टो है, मुझे यकीन है कि मालेगांव शहर की आवाम बहुत बेदार है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, दीनी तौर पर, तालीमी तौर पर बहुत बेदार है। ये मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में। ये 2019 का एमआईएम का मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मैनिफेस्टो है। इसमें 81 वादे किए गए थे, 81 वादे। आज के एमएलए जामा मस्जिद के इमाम हैं, आज के एमएलए महाराष्ट्र के मदरसा बोर्ड के सदर है, लश्कर वाली ईदगाह के इमाम है, दारुल उलूम देवबंद के रुकन है, जमीयतुल उलमा के सदर है और ना जाने मुझे याद नहीं है कि कितने ओहदे मजहबी तौर पर उनके पास हैं। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, यह शहर दीनी तौर पर बहुत बेदार शहर है। बहुत बेदार शहर है। आज मेरा सवाल है, जामा मस्जिद के ट्रस्टियान से मेरा सवाल है, आज मेरा सवाल है, ईदगाह के ट्रस्टियान से मेरा सवाल है। जमीयतुल उलमा के तो पीछे मैंने बोला था, कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। महाराष्ट्र के तमाम ही मदरसे के ये जिम्मेदार है, सदर है, उन तमाम ही लोगों से, शहर के उलमाओं से, शहर के आलिमों से, शहर के मस्जिद के इमामों से, शहर के मस्जिद के ट्रस्टियान से, तमाम ही मिली तंजीमों से मेरा सवाल है कि अगर आप उनसे चौराहों के ऊपर पूछिए, अगर इन्होंने इस मैनिफेस्टो पूरा किया होगा तो शेख आसिफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ूंगा इलेक्शन, क्योंकि एक मुफ्ती का वादा था, अगर मुफ्ती झूठ बोल सकता होगा तो वो मुझको बोल दे, और अगर ये बता दो कि एक मुफ्ती कभी झूठ नहीं बोल सकता तो वो मुझे बता दो और शहर को बता दो। इनके फतवे हम मानते हैं, उसी फतवे पे चलते हैं। अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती ने फतवा दे दिया तो हम उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं। और ये जो झूठ बोला गया इस शहर से 5 साल जो धोखा दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल आज मेरा है। ये मेरा सवाल है, ये शहर का सवाल है, यहाँ की मां बहनों का सवाल है, ये नौजवानों का सवाल है, ये शहर के बासाउर लोगों का सवाल है। इसका जवाब मांगूंगा। और मैं, अगर आपको इससे बड़ा और कोई चीज चाहिए कि एक आलिम, एक मुफ्ती, अगर आपको लगता है कि उस मिंबर से वो बयान कर सकते, उस वहां पर नमाज पढ़ा सकते हैं और कुछ सबूत चाहिए तो शेख आसिफ देने तैयार है। मैं तमाम ट्रस्टियों से मुझसे मिलिए, मैं सबूत दूंगा। क्या मजबूरी है कि आप सवाल नहीं करते? क्यों ये शहर के बासाउर लोग सवाल नहीं करते? कब तक
ये शहर को धोखा दिया जाएगा। कब तक धोखा दिया जाएगा? फतेह मोहम्मद साहब यहां बैठे, हाजी साहब, ये शाह बिरादरी के सबसे सीनियर, इन्होंने तंजीमें चलाई है, आज तक सरपरस्ती कर रहे। इसी मैनिफेस्टो के अंदर वादा है, इसी मैनिफेस्टो के अंदर। ये लोग तो मेरे साथ थे। क्या वादा है? शाह बिरादरी को विजय एंटी का दर्जा दिलाया जाएगा। ये वादा इस मैनिफेस्टो के अंदर किया गया है। ये मेरे पास उसकी कॉपी है। मेरा सवाल है, क्या शाह बिरादरी को विजय एंटी का सर्टिफिकेट मिला? क्या इन्होंने 5 साल वो वादा पूरा किया? ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इसके अंदर ये कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान भी है। इनसे क्या वादा किया गया कि इनकी हिफाजत की जाएगी, मॉब लिंचिंग को रोका जाएगा। इसी के मैनिफेस्टो के अंदर बताइए कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने कुरैशियों को मारा गया, कब आपके लिए नुमाइंदगी की गई? ये मेरा सवाल है। आप लोगों से भी, कुरैश बिरादरी से भी, शाह बिरादरी से भी मेरा अपना सवाल है। झूठ। मैं आज इसके अंदर एक वादा था, इसके अंदर निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब का भी फोटो है, इसमें मुस्तकीम डिग्नेटी साहब का भी फोटो है, इसमें बुलंद इकबाल साहब का भी फोटो है। मेरा आज कल की जनता दल और आज की समाजवादी से मेरा सवाल है, या मैनिफेस्टो किसने बनाया? कौन था? आप ही लोग थे ना, आप ही लोगों ने इलेक्शन लड़ा ना। इसके अंदर क्या लिखा है? साथी बुलंद इकबाल साहब के, जो मौलाना अली मियां नकवी लाइब्रेरी के सामने जो सेंटर है बुलंद इकबाल साहब के, वहां पे रोजगार के ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग दी जाएगी, मुस्लिम नौजवानों का सरकारी नौकरियां दी जाएगी। ये वादा है। अल्लाह जन्नत नसीब करे बुलंद इकबाल साहब को। अगर आप चल रहे हो, और नहीं तो इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। यह भी धोखा दिया गया एक मरहूम के नाम पर। ये शायद बहुत सारे किस्से वादे हैं बुनकर भाई, मैंने पहले भी कहा, अगर ये कोई भूल रहे होंगे बुनकर भाई, तो ये मैनिफेस्टो आप उठाकर देखो कि आपसे क्या क्या वादे किए गए, आपसे क्या वादा वफा किया गया, ये भी आप देखो। मजदूरों से भी वादे किए गए। माथारी बोर्ड जैसे आपका बोर्ड बनाएंगे, कहां है? झोपड़पट्टी के अंदर 2 लाख विकास तामीर करेंगे, कहां है? मां बहनों को रोजगार देंगे, कहां है? ये तमाम ही पढ़ो। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, रात निकल जाएगी, इतना बड़ा मैनिफेस्टो था। और एक मुफ्ती, एक आलिम ने वादा किया था इस शहर से। अब मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि इमाम के 2 एमएलए आए, एक फारूक शाह साहब, वो उनके हल्के में क्या कर रहे हैं शहर और वहां के लोग देख रहे, मुझे कुछ नहीं बोलना। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, आप ये बताओ कि आपने 5 साल, आज भी, आज 12 तारीख है, जुमा का दिन है, आज महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी, क्या बोल रहा हूं, एमएलसी के चुनाव हुए 11 सीट के 12 उम्मीदवार थे। ईमानदारी से बोलना, जामा मस्जिद के मेंबर पे खड़े रह के बोलना, आपने किसको वोट किया?
अख्तराबाद में पीछे रहते हैं। उनसे गुजारिश करता हूं मेंबर से पूछना कि तुमने और किसको किया। मुझे मालूम है बांद्रा की ताज होटल में कौन रुका था। आज भी आपने सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया, फिरका परस्त पार्टी को वोट दिया। आज भी आपने ये हमको समझता। इससे पहले जो चुनाव हुए राज्यसभा का, एमएलसी का, वो तो वीडियो बताया था तगड़ू आईबी में। उस वक्त भी आपने फिरका परस्त पार्टी को वोट दिया। तो मेंबर से बताना आपने जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई महाराष्ट्र असेंबली के अंदर स्पीकर का चुनाव था। मुझे बताओ यार, मेरा दिमाग काम नहीं करता। एक शख्स इमाम से चूक क्या था। कुलाबा की ताज रेसिडेंसी में जो होटल है वहां पर वजीर आला से मिलने जाते हैं और बाहर जब नासिक का एक कुलकर्णी नाम का पत्रकार है एबीपी माझा का, वो उनसे सवाल करता है, शायद नाम भूल रहा हूं लेकिन एबीपी माझा का है। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए थे। क्या बोले पता है, वजीर आला साहब से मैं मिलने आया था, मैं हज पे जा रहा हूं, उनको गलत फहमी ना हो। जैसा अमेसी मालूम था क्या। मुझे बताओ ना, अरे तेरी पार्टी भैया अलग, उसकी पार्टी अलग, वो वजीर आला, तुम मुखालिफ में, उनसे मिलने क्यों, गलत फहमी क्यों। उस वक्त भी हज के नाम पर तुम तटस्थ रहे और सरकार की मदद की बनाने के अंदर फिरका परस्त सरकार। इसका जवाब कौन मांगेगा। ठीक है, हमें तो जाहिल बोलते हो, तुम्हारी नजर में तो 70% लोग जाहिल है। ठीक है, तुम मजहबी हो, तुम शरीयत में चलते हो, तुम सवाल कर लो। ईमानदाराना बोलना। कब तक मजहबी शख्स के अंदर, मजहबी शख्स के आड़ में धोखा खाई गया। क्या वजह, एक आदमी मुकम्मल नाकाम है, उसके बाद भी मैं अभी आज हमारे इजलास में बोल रहा हूं, ये बातें मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूं, जाकर गली और मोहल्लों के अंदर चौक चौराहों के ऊपर पूछिए इनके वर्करों से। मैं तो जब स्टेट लगेगा तो आज सिर्फ जिया हकीम साहब का नाम लिया, बहुत बड़ी फहरिस्त बनाया हूं। वहां पर तुमसे सवाल करूंगा, अगर आपका ज़मीर जिंदा है, अल्लाह का खौफ है और आप अगर मजहबी मुकामात के ट्रस्ट हो, जिम्मेदार हो, तो आपको पूछना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई शख्स गुनाह कर रहा है और आप भी उसका साथ दे रहे तो मेरा अल्लाह उसका फैसला करेगा। मैं तो इसका मैं पोस्टमार्टम आगे करूंगा, इसका पोस्टमार्टम मैं जरूर आगे करूंगा। लेकिन आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यह इजलास आज हमने कीरत की, अल्लाह की तारीफ की, कुरान की आयत पढ़ी गई और हमारा मजहब हमें सिखाता है कोई काम की शुरुआत करो, कीरत करो। यह आज आगाज है, हमने इलेक्शन की असेंबली की शुरुआत कर दी, इसलिए आज आपको जमा किया। मैं तमाम ही वर्करों से कहना चाहूंगा, यहां से जाने के बाद आपको डट जाना है। शहर में, मोहल्लों में, गलियों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मां बहनों में, और आज से डट के खड़े रह के 2024 का इलेक्शन हमको जीतना है, इसकी तैयारी 18 तारीख तक वोट बनाने का वक्त है। अपने घर में 18 साल के जो लोग हो गए उनकी वोट बढ़ाओ, 5-6 दिन बचा है, बेदार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इलेक्शन अभी मुहर्रम के बाद ताहिरा शेख रशीद साहबा की क़यादत में
भी है, गाजिया मालुल्ला साहब भी आ गए, कई ऐसे मुकर्रिर अली सदर साहब है, कई लोग हैं हमारे मुकर्रिर है। एक हम टीम तैयार करेंगे और मुहर्रम के बाद हमारी माँ बहनों को भी इस मैनिफेस्टो और इनके काले कारनामे बताने की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। गली गली रहता आप तमाम ही लोगों से कर जिनको मीटिंग लेना है, लेडीज मीटिंग करना, 50 की हो, 100 की हो, 200 की हो, 500 की करो, 50 की हो तो बुलाइए, हम सब आएंगे और हम वहां मीटिंगें लेंगे और जहन साजी करने का काम आज हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। मैं आज आप लोगों को ऐलान कर रहा हूं कि आज से हमको छूट जाना है, कोई आगे पीछे पलट के देखना नहीं है। शेख रशीद साहब ने हमको बहुत कुछ सिखा के गए और अल्लाह का करम है, इतना खजाना मालूमात का दिए है, इतनी टेक्निक दिए है, इतने हिकमत अमली करने के तरीके बता के गए, हर उनके काम उनकी हिकमत अमली को जो उन्होंने सिखा के गए हमको लेकर आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे। रहा सवाल कि हम किस पार्टी से लड़े, भाई अभी मैं कम से कम 15 मिनट बोलूंगा, शाम को बैठा अभी तो 2020 खेलना बाकी है, अभी वनडे चल रहा है 2020। रहा सवाल कि हम किस पार्टी से असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया का, यानी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं। हम शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। जाहिर सी बात है कई लोगों के जहन में सवाल है, कई लोगों के जहन में सवाल है कि हम किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर सेटिंग सीट 2019 में मैं खुद कांग्रेस का उम्मीदवार था, कांग्रेस के टिकट पे लड़े, लेकिन हमारी पार्टी हमने तब्दील कर दी। अब सेटिंग सीट है तो कांग्रेस भी मांगेगी कि ये सीट हमको ही चाहिए, राष्ट्रवादी भी मांगेंगे हमको ही चाहिए, समाजवादी भी महाविकास आघाड़ी में है, वो भी बोलेंगे हमको ही दो, क्योंकि अखिलेश भैया आ रहे। क्यों आ रहे अखिलेश भैया? सीट मांगेंगे, वो भी मांगेंगे। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे भी है, ठीक है, वो तो नहीं मांगेंगे, लेकिन 3 पार्टियां मांगेंगी। मैं आज आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी हो, हमको सीट छूटे या ना छूटे, हम हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। क्या बोल रहा हूं? महाविकास आघाड़ी से अगर हमको सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में असेंबली इलेक्शन लड़ा जाएगा और इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। हमको जहन बनाना है, सीट छूटे ना छूटे, ऐसा समझ लो कि हम आजाद हैं, समझ लो हम आजाद हैं, और आजाद का जहन बना के चल पड़ो। कौन सा सिंबल, ये सिंबल, वो पार्टी, सब छोड़ दो, बस निकल पड़ो। बाद में तय करेंगे क्या होगा, लेकिन आज ये जहन बनाकर कि सीट छूटे ना छूटे, हर हाल में इलेक्शन लड़ना है और वो तैयारी करके हम लोग आगे बढ़ना शुरू करो। कोई फिक्र उकर मत करो। अगर कांग्रेस सीट नहीं छोड़ेंगे तो क्या हम बैठ जाएंगे, काम करेंगे, सवारी पर नहीं हो। चाहे इसको बगावती सूर बोलो, क्या आघाड़ी का धर्म में पालन नहीं कर रहा वो बोलो, जिसको जो समझना हो समझे, लेकिन आज में इलेक्शन चला। ये बात आज मैं आपसे वाज़े तौर पर, साफ तौर पर बोलना चाहता हूं और बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
कि जब मैं मेंबर असेंबली था, हाउस में बैठता था, तो जब दाऊद इब्राहिम का नाम बीजेपी के लोग लेते थे, मैंने सुना मेरी कानों से, लेकिन पहली मर्तबा शेख आसिफ का नाम असेंबली के अंदर शेख आसिफ को अटक करो, ऐसा सवाल हमारे शहर के लिए। क्यों किया पता है? क्यों किया पता है? पानी की टाकी लीकेज हो रही थी, इसके लिए वो पानी की टाकी लीकेज हो रही थी, तो उसको एमसील लगाने के लिए उनके चेहरे में खौफ नहीं देख रहे, लेकिन मुफ्ती साहब खौफ नहीं दिख रहा। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, उनको अपनी जमीन खसकते नजर आ रही है असेंबली, वो अपनी जमीन खसकते नजर आ रहे हैं। और तुमने फिर झूठ बोला था। क्या बोले थे खैबान चौक, निसार चौक में, कि मैंने सवाल लगा चुका हूं। सवाल किसको बोलते मुझे पता। इजलास जिस दिन चालू होता है, शुरू होता है ना, उससे 1 महीना पहले सवाल डाला जाता है, बीच में सवाल डालने का मौका नहीं मिलता है मेरे। तुमने कल 0 आवर में बोला, क्या बोला? 0 आवर में बोला ना। सामने मंत्री बैठे थे, गृह मंत्री, और ना तुम्हारी बात पर स्पीकर ने जबान हिलाया। क्या बोल रहा हूं? मुझे मालूम है बहुत गंभीर जब बात होती है तो स्पीकर आखिरी में आदेश देता है कि सरकार ने दखल लेना, सरकार ने नोंद लेना। ऐसा कुछ नहीं बोला गया, आपने पढ़ा, वो सुना गया और वो बात खत्म हो और नजर लगा लो। मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, शहर के आवाज से बोलना चाहता हूं, मां बहनों से, और तमाम ही यहाँ बैठे हुए तमाम ही जिम्मेदारों से बोलना चाहता हूं, ऐलान करता हूं कि अगर इन्होंने मुझे जेल भेज दिया और मैं जेल में रहा तो आपको इलेक्शन लड़ना है, मैं जेल से अगर इन्होंने जेल भेज दिया तो भागूंगा नहीं, जेल जाऊंगा, वहां से नॉमिनेशन करूंगा और आपको इलेक्शन लड़ना है, शहर को इलेक्शन लड़ना है और जेल में से बैठकर आपको मुझे जिताना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आप सोच रहे हो इनको जेल में डाल दो तो ये बैठ जाएंगे। बेवकूफ इंसान कभी ऐसा नहीं हो सकता। शेख रशीद की औलाद
बहादुर हमको बनाकर शेख रशीद साहब दुनिया से आज बोल रहा हूँ, बिल्कुल डरना नहीं। जेल भी जाऊंगा तो तुमको लड़ना है भाई, सब बंदोबस्त हो जाएगा, सब करने की जरूरत नहीं, बस लड़ना। मैं सुना कि आज जलसा है शहर में कई। मुफ्ती साहब आप मुझे बताओ, ये शहर की लाखों और इस महाराष्ट्र की लाखों आवाम ने अपनी आंखों से देखा और पुलिस के रिकॉर्ड पर है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है कि क्रॉस फायरिंग हुई, वीडियो है। सरकार बेवकूफ है क्या? क्या आप पुलिस को बेवकूफ समझते हो क्या? कि मैं असेंबली के अंदर बोल दूंगा, एक बाजू बोल दूंगा, दूसरी बाजू पता नहीं रहता। वहां बैठे हुए लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है, सब वहां पर ऑनलाइन जाता है। अगर आपको बोलना था ना, ईमानदारी अगर आप में होती, अगर आप पैमान नहीं होते तो आप दोनों बात बोलते कि दोनों का इंक्वायरी होना चाहिए। आपने वैसा नहीं बोला, आपने वन साइड। ठीक है, आपको मुबारक। ऐसे आपकी डिमांड करने की कोई हमको जरूरत भी नहीं, ना तुम्हारी कोई हमको मदद की जरूरत है। तुमसे पहले मैंने लेटर बहुत काले कर दिया, दिल्ली से लिए गया था क्या? स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने को एक बहाना था, 2 दिन ऐसी मुकाम करेगा। तुम अलग बात है कि आप दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में नहीं रुकते, आपके लिए जंग रुक जाता। कौन रूम बुक करते हैं मुझे नहीं बताइए। कौन आपको दिल्ली से फोन आता तो 1 लाख अर्जेंट डालो रात को 2 बजे, मुझे नहीं मालूम है। तो वही दिल्ली के अंदर मैं नहीं गया था, लेकिन मैं भी सदन में रुका। दोनों क्रॉस फायरिंग की मैंने इंक्वायरी मांगा। मैंने नेपाल की बात सच बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली से इंक्वायरी आए, मैं चाहता हूं कि मुंबई से इंक्वायरी आए। हवा में शेख हसीना कभी बात नहीं करता। ये मोबाइल में बहुत मटेरियल है। ये मोबाइल में सिर्फ लड़कियों से बात करना, औरतों से बात करना नहीं है। ये बहुत मटेरियल है इसमें। मैं चाहता हूं इंक्वायरी आए, चाहे मरकजी हुकूमत की आए, चाहे महाराष्ट्र हुकूमत की आए। और मैं चाहता कि मुझको बुलाया जाए इंक्वायरी के लिए कि आपने लेटर दिया, आपने डिमांड की, नेपाल की बात की, तो आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ मेरे से ये पूछे, मैं इंतजार कर रहा हूं। पुलिस को सबूत दूंगा, पुलिस को सबूत दूंगा जब समझ में आएगा। मैं आगरा 2-3 दिन जाना हुआ मेरा। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया। शाहजहां ने मुमताज के लिए याद में खूबसूरत ताजमहल बनाया। पूरी दुनिया उसको देखने आती है, गोरे काले अंग्रेज सब आते हैं, मोहब्बत करने वाले भी वहां जाते हैं। लेकिन जो लोग 3-3 औरतें करते हैं, शाह बानो, जरा रिकॉर्डिंग अच्छी करो। शाह बानो
तीसरी औरत करने के बाद भी शहर को पता नहीं है, कुछ लोग तीसरी भी कर ले रहे हैं, शहर को पता नहीं, और ना जाने किसको किसको पता नहीं है, लेकिन शेख आसिफ को पता है। अरे मुमताज के लिए ताजमहल बना, तुम तीसरी औरत को बता दो मैंने किया, उसका नाम शाहजहां है, ये तो बता दो, ये क्यों नहीं बता रहे? और इससे आगे कुछ बोलना होगा, अगर उधर से जैसे सवाल आएंगे वैसे जवाब दूंगा। अभी सिर्फ ये और टेलर देके छोड़ रहा हूं, ये टेलर देके छोड़ो, चाह मानो, रात जिम्मेदारी बोल रहा हूं, रात भर नहीं आई, जिम्मेदारी से बोला। दोस्तों मेरे पास ना ऑडियो रिकॉर्डिंग एमएलए की नहीं है, एमएलए के ताल्लुक से दो मेरी प्यारी प्यारी बहनें बात कर रही है, लेकिन मैं नहीं सोच रहा हूं बताने, नहीं सोच रहा हूं, जाने दो। मैंने जो हलाले वाली जो बात बोला हूं, मेडिकल वाली जो बात बोला हूं, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन मैं फिर रुक रहा हूं और फिर मैं लोगों को बोल रहा हूं कि इतने नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो, इससे नीचे दर्जे की सियासत छोड़ दो, शहर में शहर की बदनामी मत करो। अगर तुम मेरे परिवार पे, मेरे कार्यकर्ताओं पे अगर झूठे इल्जाम लगाना बंद नहीं करे, अगर जाति दुश्मनी निकालना बंद नहीं करे, चाहे असेंबली में बोल के चाहे बाहर लेटर देकर, तो याद रखना मुझे मजबूर होना पड़ेगा, ऑडियो भी निकालूंगा और मालेगांव से लेकर नेपाल तक का भी मटेरियल जब मैं बाहर निकाला, और कुछ यहाँ के सियासी लोगों का मटेरियल अगर मैंने जिस दिन बाहर निकाला, याद रखना ये शहर के अंदर तुम मुंह बताने लायक नहीं हो, मुंह बताने लायक नहीं रहोगे तो इलेक्शन क्या लड़ोगे? सब मेरे पास मटेरियल, लेकिन मैं इस शहर का यहाँ पैदा हुआ, इस शहर से प्यार करता, ये मस्जिद और मीनारे शहर को बदनाम नहीं होने देना चाहता, इसके लिए मैं रुक रहा हूं। और मैं क्रॉस फायरिंग के भी बहुत सबूत है, कौन सा तड़ीपार आदमी मनमाड़ से यहां था उस दिन, उसके फोटो भी है, उसका नाम है, सब है मेरे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोर्ट फैसला करेगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस को जो सच होगा वो करे। आप क्या समझते हो मेरी इंक्वायरी नहीं हुई? आप क्या समझते हो? इन्होंने तो कल बोला, मेरी तो एक हफ्ते से इंक्वायरी चल रही है, रोजाना मैं 3 दिन गया हूं पुलिस स्टेशन, मेरा जवाब हुआ है, जवाब मैंने नोंद करवाया हूं, खालिद हाजी ने भी अपना जवाब नोंद करवाया, अकील चाचा ने भी उनका जवाब नोंद करवाया। क्या हमारी इंक्वायरी नहीं चल रही? लेकिन पुलिस को अगर लगता है कि हम मुजरिम हैं तो कार्रवाई करें, लेकिन सबूत बताए, सबूत बताए, सबूत। अगर ये हजरत सोच रहे हो मैंने असेंबली में बोला तो पुलिस पकड़ लेंगी, ऐसा होगा नहीं। जब से दाऊद इब्राहिम भागा है तो पार्लियामेंट की संसद में बोला गया अभी तक तो नहीं इसको पकड़ा गया। तो ऐसा बोलने मिलने से होता नहीं, सबूत लगते हैं। तो मैं आज यही रुक रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अपील करता हूं दोस्तों, मटेरियल मेरे पास बहुत है, और आपको मैं एक बात बोलता हूं यार, कितना आदमी ने ईमानदार होना मुझे बताओ। मैं नाम लेकर बोलता हूं, हुसैन सेठ कपूर के हमारे तमाम भाइयों को,
ठीक है, मैं उनकी जातियात पे ऐसा नहीं बोलूं, उनको याद दिला रहा हूं। इनके ऊपर केस दाखिल हुआ, इनके घर के 2-3 लोगों के ऊपर केस दाखिल हुआ, ये फरार थे। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और मैं तो उनसे जाके पूछना कि सरकार तक छगन भुजबल साहब मंत्री थे, मैं वहां गया लेकर, मंत्रालय लेकर गया, पुलिस स्टेशन लेकर गया, कोर्ट में लेकर गया, वकील के पास से गया और उनकी जमानत करवाई, मदद की, मदद सब मदद करने के बाद ठीक है, आपको जा रहे हैं उसका आपको हक है, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुमने भी एक मर्यादा में रहना चाहिए। तो दिन तो सब आते, दिन तो सबके पलटते हैं, धूप और छाव होती है, लेकिन ये तरीका इस शहर के अंदर बराबर नहीं है। अगर अपने आप को बहुत मजहबी तंजीमों के सूबेदार बोलते हो तो कम से कम अपनी खुद की इस्लाह करो। शहर वो भी ध्यान रखता है, खुद की इस्लाह करो। लेकिन मुझे इस टाइम मैं शेख अजीज साहब के ताल्लुक से आखिरी बात बताऊंगा। मुझे बताओ, इस मंच के ऊपर हर समाज, हर बिरादरी, हर मसलब के लोग बैठे, यहां पर भी बैठे। शेख अजीज साहब ने हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी, हर मसलब, हर गरीब अमीर सबको साथ लेकर चला और उन्होंने अपनी जिंदगी में सबके काम आए और सबका साथ दिया, सबकी मदद की, सबके मसाइल हल किए। कभी भेदभाव नहीं शेख अजीज साहब ने। अगर किसी का भी शेख अजीज साहब ने काम किया होगा एक बात बराबर भी, तो आज आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। शेख अजीज साहब की तरह मैं भी काम करूंगा, मेरा परिवार भी आपके साथ खड़ा रहेगा, मैं भी आपको लेकर चलूंगा। मैं भी कोई भेदभाव नहीं करता और ना इंशाल्लाह करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। मैं मजहबी तंजीमों से, शहर के तमाम ही लोगों से बोलना चाहूंगा कि इसका सबूत, इसका जवाब देना चाहिए। एक आलिम ने झूठ बोला है, शहर को धोखा दिया है, करप्शन किया है, बेईमानी की है, उलमाओं के साथ क्या, हाफिजों के साथ क्या, मजदूरों के साथ क्या, शहर के गरीबों के साथ क्या, अमीरों के साथ क्या, बहुत बड़ा धोखा ये। या तो इसके ऊपर फतवा दे दो, अगर फतवा आ जाएगा कि नहीं वो झूठ बोल सकते तो मैं उम्मीदवारी से मांगा नहीं तो ये चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा, कब तक? कहीं तो इसको रुकना चाहिए। बस यही गुजारिश है कि आज हमारा ये जो मेड़ावा है, ये इजलास है, ये हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं का, आप बहुत जाबाज हो, आप एक लोग 100 वोट के मालिक हो, आप हजारों वोट के मालिक हो। अगर आज से आपने तय कर लिया, ये मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा, अगर आपने यहाँ तय कर लिया और यहाँ से निकल के अगर आप लोग लग गए, तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप से लग जाओ और वक्त पे पार्टी का प्रोग्राम दूंगा और मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के तहत आपसे मुलाकात का सिलसिला, मीटिंग का सिलसिला, काम